हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्ज़ाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 0 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत बेस्ट हेल्पफुल होने वाला है, जो लूसेंट जीके से संबंधित है, जीके जीएस 2024 से संबंधित है। इसका हम टॉप 25 क्वेश्चंस का संग्रह लेकर के ऊपर वीडियो बनाया हूँ, जो आपके लिए, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप हमारे प्रश्नों का लेवल ही देख करके समझ सकते हैं कि ऐसे ही प्रश्न एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल तथा आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल टाइगर। जो बंगाल टाइगर हैं, इनको बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस जानवर को बचाने के लिए किया गया था? तो यह बंगाल टाइगर जो हैं, इनको बचाने के लिए किया गया था। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य रहा? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में तीसरे राज्य पर बिहार था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बिहार हो जाएगा। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न हो जाएगा, एकमात्र वह कौन सा अधिकारी है जो किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? फ्रेंड्स, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। एकमात्र वह कौन सा अधिकारी होता है जो किसी भी सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वह होता है भारत का अटॉर्नी जनरल, जिसे हम महान्यायवादी के नाम से जानते हैं। भारत का जो अटॉर्नी जनरल है, वह किसी भी कार्यवाही, सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एनटीपीसी और आरआरबी एमटीएस में, जो एसएससी एमटीएस में भी पूछा जा चुका है। अपने पद की अवधि को समाप्त होने से पहले ही उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा संसद को। उपराष्ट्रपति को उसके समय से पहले ही अगर कोई हटा सकता है तो वह संसद हटा सकता है, बाकी और कोई नहीं हटा सकता। अपने पद की अवधि को समाप्त होने से पहले ही उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको होता है? तो वह संसद को होता है। अगर संसद चाह ले तो वह उपराष्ट्रपति को उसके पद से समाप्त होने से पहले ही उसे हटा सकता है। इसके बाद हमारा 5वां प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स, हमारा जो 5वां प्रश्न है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्षों के लिए। जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वह 6 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, और यह अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही नियुक्त होते हैं। 65 वर्ष की अधिक से अगर अधिक आयु हो जाता है तो इन्हें हटा दिया जाता है पद से। इसके बाद हमारा 6ठा प्रश्न हो जाएगा, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। हमारा 6ठा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 11 मूल कर्तव्यों का। इसके बाद हमारा 7वां प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो जो संपत्ति का अधिकार है वह अब विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। पहले मूल अधिकार में था, अब इसको विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। इसके बाद हमारा 8वां जो प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयु का होना ज़रूरी होता है? तो भारत का अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, कम से कम आपकी उम्र 25 वर्ष की होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप 25 वर्ष की उम्र के होते हैं तभी आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और आप सांसद बन सकते हैं। जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ पाएंगे तभी आप भारत का प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो सकते हैं। इसके बाद हमारा जो 9वां प्रश्न है, संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो संविधान में जो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था वह 1951 ईस्वी में जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, आपको पता होगा जब संविधान बना था तो उसमें केवल 8 ही अनुसूचियाँ थीं। तो इसके बाद 1951 में इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था और इस समय कुल 12 अनुसूचियाँ शामिल हो गई हैं।
फ्रेंड्स, हमारे सभी प्रश्नों का कंटेंट लेवल आपको देख करके लग रहा होगा कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ही प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। अगर हमारा लेवल आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल वन डे एग्ज़ाम 3.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपके पास पहुँचता रहे। इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद को कौन सुलझाता है? तो जो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। जो 1971 जो संविधान के अनुच्छेद 71 में यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई चुनावी विवाद होता है तो इसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही सुलझाएगा। जो अनुच्छेद 71 में यह वर्णित किया गया है। इसके बाद हमारा 11वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। पहले जो संविधान बना था तो उसमें लिखा गया था 326वें अनुच्छेद में लिखा गया था जो मतदान करने की आयु हो यह 21 वर्ष था, लेकिन बाद में इसे घटा दिया गया। वही पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा और कब ऐसा किया गया कि 21 वर्ष से उसकी आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो संविधान संशोधन जो किया गया था यह 61वां संविधान संशोधन किया गया था और 1989 के द्वारा यह संविधान संशोधन किया गया था। 1989 में संविधान का 61वां संविधान संशोधन करके मतदान करने की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब जो भी मतदान कर सकते हैं वह व्यक्ति अगर 18 वर्ष का हो गया है तो वह मतदान कर सकता है। इसके बाद हमारा 12वां प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है? जो यूपीएससी का अध्यक्ष होता है, इन सभी का संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, इनका जो कार्यकाल होता है यह 6 वर्ष का होता है अथवा 65 वर्ष की आयु तक। ये केवल 65 वर्ष की आयु तक ही अपना कार्यकाल में रह सकते हैं। 65 वर्ष की आयु से ऊपर होने के बाद इन्हें इनके कार्यकाल से डिसमिस्ड कर दिया जाता है और इनकी जो नियुक्ति होती है वह 6 वर्ष के लिए होती है। फ्रेंड्स, हमारे कंटेंट लेवल काफ़ी अच्छे हैं, इस तरीके के ही एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा 13वां प्रश्न हो गया, भारत की किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है गोवा जिसमें यूनिवर्सल सिविल कोड या समान नागरिक संहिता आज भी लागू है। फ्रेंड्स, यह कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो जो समान नागरिक संहिता है यह अनुच्छेद 44 में है। इसके बाद हमारा 14वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A है यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, मतलब शिक्षा का अधिकार हर किसी को है। यह अनुच्छेद 21A में वर्णित किया गया है। किसी को ऐसा नहीं है कि किसी भी जाति या विशेष को शिक्षा नहीं दिया जाएगा। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार हर किसी को है, यह अनुच्छेद 21A में वर्णित किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 16वां प्रश्न है, कांग्रेस की किस अध्यक्षता को महात्मा गांधी ने किया था? फ्रेंड्स, इसमें टाइपिंग मिस किया गया है। इसमें इसका सवाल यह है कि कांग्रेस की कौन सी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे 1924 में। जो 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस की अध्यक्षता इस समय महात्मा गांधी जी ने किए थे। यह कई बार आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है और एसएससी सीजीएल में भी पूछा जा चुका प्रश्न है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। इसके बाद हमारा जो 18वां प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कई बार एसएससी एमटीएस और सीजीएल में सीएचएसएल में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारतीय राज्य भाषा हिंदी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कब संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारतीय राज्य भाषा हिंदी को माना जाएगा? तो इसका अनुच्छेद है 343। अनुच्छेद 343 में यह वर्णित किया गया है कि भारतीय राज्य भाषा हिंदी को माना जाएगा। इसके बाद हमारा 19वां प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे कम थी? तो भारत का जो मोरारजी देसाई थे इनका उम्र सबसे कम थी। भारत का सबसे कम उम्र वाला प्रधानमंत्री जो थे ये मोरारजी देसाई जी थे। इसके बाद हमारा 20वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हमारा मौलिक कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 क में किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51
में उस 51 के क में किया गया है। इसके बाद हमारा 21वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? फ्रेंड्स, जब प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। जब मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल वहाँ का शपथ दिलाता है। इस प्रकार अगर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। मान लो अगर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से हटना चाह रहा है तो सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट दखल देता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा 22वां प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड्स, जो वित्तीय आपातकाल है यह अनुच्छेद 360 में वर्णित है। अनुच्छेद 360 में यह वर्णित किया गया है वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारे देश में 3 प्रकार का आपातकाल लागू किया जाता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक वित्तीय, एक राष्ट्रपति शासन जिसे राज्य आपातकाल के नाम से जानते हैं, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है यह अनुच्छेद 352 में वर्णित है। अनुच्छेद 352 में वर्णित किया गया है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। देश में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लागू हो चुका है। इसके बाद 352 के बाद 356 में लागू किया गया है। अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन को वर्णित किया गया है। तो जो राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, और हमारे देश में कई बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। लगभग प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और इसके बाद जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद 360 में लागू किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा 23वां प्रश्न है, प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? फ्रेंड्स, लोकपाल विधेयक काफ़ी चर्चा में रहता है, ये इसको कई बार एग्जामों में पूछता है। तो प्रथम लोकपाल विधेयक जो था यह 1968 में लागू किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद हमारा 24वां प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने दिनों का अंतराल हो सकता है? संसद का फ्रेंड्स जैसे एक सत्र चला, अब अधिकतम कितने समय का अंतराल में एक और दूसरा सत्र चालू होगा? अधिकतम 6 महीने के अंतराल में। अधिकतम 6 महीने के अंतराल में संसद का दूसरा सत्र बैठना बहुत ही ज़रूरी होता है। 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं लग सकता। इसके बाद संसद में 3 सत्र चलता है, आपको पता ही होगा। लेकिन अगर मान लो किसी कारणवश एक सत्र हट गया तो हर 4 महीने के बाद लागू होता है, परंतु अगर एक सत्र हट गया तो कोई दिक्कत नहीं होता। अधिकतम 6 महीने के बाद में एक दूसरा सत्र लागू होना अनिवार्य होता है। इसके बाद राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? अभी हमने बताया था राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल। जो राष्ट्रपति शासन होता है यह 356 के अनुसार लगाया जाता है। तो राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। फ्रेंड्स, हमारे सभी प्रश्नों का लेवल आप देख करके समझ सकते हैं कि एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल तथा आरआरबी, एनटीपीसी सभी के एग्जामों में हमारे सभी प्रश्न हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे, हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे, तो आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3 पॉइंट को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपके पास पहुँचता रहे। धन्यवाद।